सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, साथ ही दुनिया भर में लोकतंत्र भी बदल रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। बेशक लोकतंत्र एक बेहतरीन अवधारणा है, लेकिन इसमें आती जा रही खामियाँ चिंता का विषय हैं। लोकतंत्र यानी जनता का राज जनता के लिए। जनता अपनी सरकार चुनती है, लेकिन चुनी हुई सरकार अक्सर जनता की ही अनदेखी करने लगती है। जब भी कहीं किसी सियासी दल को 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिल जाता है, वह सरकार यह कहकर जनता विरोधी फैसले लेने लगती है कि यह सब करने के लिए उसे जनता ने बहुमत दिया है। कभी कभी सरकारें लोकतंत्र की आड़ में देश पर तानाशाही थोप देती हैं। इसे लोकतांत्रिक तानाशाही भी कह सकते हैं। अब यह ज़रूरी नहीं कि कानून का सहारा लेकर इमरजेंसी लगाई जाए। कानून का इस्तेमाल किए बिना भी एक घोषित इमरजेंसी थोपी जा सकती है। दुनिया भर में दक्षिणपंथी सियासी दल सत्ता में आ रहे हैं। ये दल अक्सर बहुसंख्यकवाद का सहारा लेकर अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश की मिसाल लेते हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश पर लोकतांत्रिक तानाशाही थोप दी थी। उन पर विपक्ष को जेलों में डालकर और चुनाव में धांधली करके चुनाव जीतने के आरोप जनता ने लगाए थे। जनता सड़कों पर आई। एक चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री को जनता ने देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब वहाँ बहुसंख्यकवाद हावी हो गया है। मांग की जा रही है कि बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द हटाए जाएं, यानी बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनाया दिया जाए। भारत में भी कुछ हिंदू संगठन ऐसी ही मांग करते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते रहे हैं। धर्म के नाम पर बने पाकिस्तान का क्या हाल है, ये पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया भर में बहुसंख्यकवाद हावी होता जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। इससे लोकतंत्र कमज़ोर होगा, बल्कि कहना चाहिए कि हो भी रहा है। 2020 में डी-वेम इंस्टीट्यूट की 2020 की लोकतंत्र रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के कई देश शामिल हैं, जिनके बारे में रिपोर्ट दावा करती है कि वहाँ लोकतंत्र कमज़ोर पड़ता जा रहा है। दुर्भाग्य से उन देशों में भारत भी शामिल है। रिपोर्ट में भारत में लोकतंत्र की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जाहिर की गई थी। रिपोर्ट में उदार लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 179 देशों में 90वां स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट में किसी भी एक देश के 400 इंडिकेटर्स को लेकर लोकतंत्र की सेहत को परखने की कोशिश की गई थी। इन इंडिकेटर्स में मुख्य रूप से अभिव्यक्ति की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, सिविल सोसाइटी की आज़ादी, चुनावों की गुणवत्ता, मीडिया में अलग अलग विचारों की जगह और शिक्षा में आज़ादी शामिल थे। रिपोर्ट कहती है कि इन इंडिकेटर्स में कई लोकतंत्र के स्तंभ हैं जो भारत में कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत अब लोकतंत्र ने कहलाए जाने वाले देशों की श्रेणी में आने के बिल्कुल करीब है। पिछले कुछ सालों में सरकार के प्रति मीडिया का पक्ष लेने का सिलसिला काफ़ी बढ़ गया है। सरकार की ओर से पत्रकारों को प्रताड़ित करना, मीडिया को सेंसर करने की कोशिश करना, पत्रकारों की गिरफ्तारी और मीडिया की ओर से सेल्फ सेंसरशिप की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी नहीं किया जाता, तो ये संकेत हर भारतीय नागरिक समझ रहा है कि देश में कई मामलों में गिरावट आई है। यह गिरावट लोकतंत्र के लिए सही तो नहीं है। किसी भी देश का चुनाव आयोग एक शक्तिशाली संस्था होता है। दुर्भाग्य से भारत में इस संस्था की निष्पक्षता संदिग्ध हो चुकी है। उस पर अक्सर पक्षपात करने के आरोप लगते हैं। भारतीय चुनाव आयोग अभी तक देश को यह विश्वास दिलाने में नाकाम रहा है कि वे निष्पक्ष है। वोट लेने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश लोकतंत्र को कमजोर करने की दिशा में एक और कदम है। धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता के संदर्भ में इसके नकारात्मक प्रभाव सामने आते हैं। देश में सियासी माहौल जहरीला हो जाता है। अल्पसंख्यकों पर हमले किए जाते हैं। उन्हें एक तरह से खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है। उन्हें दोयम दर्जा का नागरिक बनाने की कोशिश की जाती है। भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। अगर जनता के बुनियादी मुद्दों के बजाय धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव लड़ा और जीता जाएगा, तो इससे न सिर्फ लोकतंत्र कमज़ोर होगा, बल्कि जनता के मुद्दों को उठाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वोट तो जाति धर्म के आधार पर दिया गया था। इस तरह लोकतंत्र कमज़ोर होने के साथ ही जनता का नुकसान भी होता है। लोकतंत्र में सरकार बनाए रखने के लिए अनैतिक काम करने का रुझान भी देखा जा रहा है। विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त आम हो चली है। अब कौन किसके साथ चला जाएगा, किसका साथ छोड़ देगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। चुनी हुई सरकारें गिरा दी जाती हैं। ये हम भारत के मध्य प्रदेश में देख चुके हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही किया गया। किसी भी तरह सत्ता में बने रहना ही मकसद हो गया है।
विचारधारा, सिद्धांत, उसूल गए गुजरे ज़माने की बात हो चली है। भारतीय लोकतंत्र के सामने दरपेश चुनौतियों में से एक चुनौती है नोट के बदले वोट लेने की परंपरा शुरू होना। हर चुनाव में वोटरों को नोट देते हुए कई वीडियो सामने आते हैं। महाराष्ट्र के हालिया चुनाव में एक सियासी दल नोट बांटते हुए कैमरे में कैद हो चुका है। शराब मुर्गा तो आम हो चुका है। खासतौर से छोटे चुनाव में ये सब चीज़ें लोकतंत्र को प्रभावित करती हैं और लोकतंत्र के सामने चुनौतियां पेश करती हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं। इन्हें मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि जो बिगाड़ पैदा हो चुका है उसे आसानी से सही कैसे किया जा सकता है। लोकतंत्र के कमज़ोर होने के पीछे जनता भी कम जिम्मेदार नहीं है। वे अपनी समस्याओं, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को भूलकर धार्मिक भावनाओं में बह जाती है। नतीजा ये होता है कि जनता को कष्टपूर्ण जीवन बिताना पड़ता है। आज भी यही हालात हैं। देश की 80 करोड़ जनता जो 5 किलो मुफ्त अनाज के आसरे जिंदा है, उसके लिए ये खबर कोई मायने नहीं रखती कि इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.7% थी और दूसरी तिमाही में ये अनुमानित 7% के बजाय घटकर 5.4% रह गई है। इस खबर को गोदी मीडिया पी गया और पूरा फोकस संभल पर रखा। सिर्फ खराब जीडीपी वृद्धि या उच्च मुद्रास्फीति का मामला ही नहीं है। दिन प्रतिदिन रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच रहा है। वे भी तब जब आरबीआई इस गिरावट को रोकने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को लगातार खाली करता जा रहा है। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपये ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाते हुए खुद को 84.72 रुपये के भाव पर टिका दिया है। इसका सीधा मतलब है हम आयात पर हम महंगाई मुफ्त में गिफ्ट के तौर पर लेने के लिए मजबूर हैं। दिक्कत बस ये है कि आज हम सिर्फ पेट्रोल, डीजल, खाद और गैस ही आयात नहीं कर रहे, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आईफोन के कंपोनेंट से लेकर वे सारी चीज़ें भी जो हम खुद बना सकते हैं, चीन, ताइवान और मलेशिया से खरीदने को मजबूर हैं। पिछले 7 हफ्तों में देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 47 बिलियन डॉलर भी गंवा चुका है। 22 नवंबर के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार 656.88 बिलियन डॉलर के साथ 5 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अडानी समूह के मालिकों पर अमेरिकी अदालत में आरोप पत्र और राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने भी विदेशी निवेशकों के भरोसे को गिराने में मदद की है। ट्रंप की जीत के बाद सप्ताह के भीतर शेयर बाजार से निवेशक 7 अरब डॉलर निकाल चुके हैं। पिछले 7-8 वर्षों से तमाम अर्थशास्त्री बीजेपी सरकार को सलाह दे चुके हैं कि देश में विकास दर में वृद्धि के लिए सप्लाई साइड की जगह खपत वृद्धि पर फोकस रखना चाहिए। देश में मात्र 5% को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियों के निर्माण और पूंजीगत व्यय में से न तो खपत में वृद्धि संभव है और न ही इस नीति पर चलकर बहुसंख्यक आबादी के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के उपाय संभव हैं। लेकिन मोदी सरकार ने धनिक वर्ग के कॉर्पोरेट टैक्स में छूट, कर्ज माफ़ी और जीएसटी को लागू कर बेहद छोटे वर्ग को और ज़्यादा धनवान बनाकर उन्हें नए उद्योग धंधे खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय शेयर बाजार और रियल एस्टेट में दांव खेलने के लिए तैयार किया है। कोविड-19 में देश की जो 80% आबादी एक बार घिरी, वे 3 वर्ष बाद भी 5 किलो मुफ्त अनाज और अब चुनाव के समय मुफ्त की रेवड़ी से ऊपर नहीं उठ पा रही है। केंद्र सरकार की ये हाराकिरी अब गरीब और मध्य वर्ग से लेकर स्वयं अभिजात्य वर्ग के लिए संकट पैदा कर रही है। जीडीपी में गिरावट उसी का नतीजा है। लेकिन जनता की दिलचस्पी इसमें है कि किस मस्जिद में अदालत ने सर्वे का आदेश दिया है। गोदी मीडिया भी ऐसी खबरों को हवा देकर सरकार के लिए शेल्टर का काम कर रहा है। सलाम, नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया।